Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 science second lesson number 6 part 2 प्राणियों का वर्गीकरण। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोगों को पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तक हम लोग ने पार्ट 1 में देखा कि किस तरीके से प्राणियों का वर्गीकरण जो है पारंपरिक पद्धति से किया जा रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्राणियों का वर्गीकरण जो है वो इसकी नई पद्धति कौन सी है। अभी तक यह प्रचलित रह चुकी प्राणियों के वर्गीकरण की पद्धति थी। मतलब अभी तक जैसा कि अभी हमने पढ़ा संपृष्ठ रज्जु और असंपृष्ठ रज्जु प्राणियों की ऐसी पद्धति थी, परंतु फिलहाल एक नई वर्गीकरण पद्धति का अवलंबन किया गया है। लेकिन अब एक नई पद्धति आई है। इस नई वर्गीकरण पद्धति की संक्षिप्त में जानकारी अब हम लेने वाले हैं। सामान्यतः रॉबर्ट विटाकर की पंच जगत पद्धति के अनुसार केवल सभी बहुकोशिकीय प्राणियों का समावेश प्राणी जगत में किया गया है। इस पद्धति में प्राणियों का वर्गीकरण करते समय अब देखो नई पद्धति में क्या है, पुरानी पद्धति में था असंपृष्ठ रज्जु प्राणी और संपृष्ठ रज्जु प्राणी। अब इसमें क्या है, इस पद्धति में प्राणियों का वर्गीकरण करते समय शरीर की रचनात्मक संगठन, किस तरीके से शरीर की रचना की गई है, शरीर की सममिति, देह गुहा, जनन स्तर, खंडी भवन और कुछ अन्य जैसे मुद्दों के आधार पर लिया गया है। मतलब नई वाली जो पद्धति है रॉबर्ट विटाकर ने क्या किया है, रचनात्मक ढंग से, सममिति ढंग से, देह गुहा ढंग से, जनन स्तर और खंडी भवन इस तरीके से उन्होंने किया है। यहाँ पे देखिए प्राणी जगत की वर्गीकरण की नई पद्धति में पहला है उपयोगी आधारभूत मुद्दे, मतलब मेन उपयोगी है। तो पहला उसमें क्या है, पहला है रचनात्मक संगठन, किस तरीके से उसकी रचना हुई है। प्राणियों का शरीर कोशिकाओं से तैयार होता है। प्राणियों का शरीर किससे तैयार होता है, सेल से तैयार होता है, कोशिकाओं से तैयार होता है। प्राणियों के बहुकोशिकीय शरीर में अनेक कोशिकाएं कार्य करती हैं। प्राणियों में जो बहुकोशिकीय होती है, मल्टी सेल्स होते हैं, उससे क्या होता है, अनेक कोशिकाएं तैयार होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों में अनेक कोशिकाएं होते हुए भी ऊतक तैयार नहीं होते। इसमें क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, लेकिन उसमें ऊतक नहीं तैयार होता है। तो ऐसे प्राणियों के शरीर की कोशिका स्तर पेशीय स्तर होता है। पेशीय स्तर संगठन दर्शाता है। उदाहरण छिद्रधारी संघ के प्राणी, तो जिसमें जो प्राणियों में थोड़ी बहुत छेद जैसा होता है, वो जैसे यहाँ पे लिखा है जीवन द्रव्य स्तर संगठन में, यहाँ पे देखो अमीबा लिखा है और पैरामेसियम। इसके एग्जांपल क्या है, अमीबा है, पैरामेसियम है। एक कोशिकीय प्राणियों के शरीर की में ही एक ही कोशिका से तैयार होने के कारण सभी कार्य कोशिका की मदद से होती है। जैसे ये सब क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है, इसके अंदर एक ही सेल्स होता है और ये उसके अंदर एक ही कोशिका तैयार होने के कारण जितने भी उसके कार्य होंगे एक ही कोशिका करती है। एक कोशिकीय प्राणियों के शरीर का संगठन जीव द्रव्य स्तर इस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामेस। अब यहाँ पे दिया गया है कुछ प्राणियों के शरीर में कोशिका एकत्रित होकर के ऊतकों का निर्माण करती है। तो अभी ऐसे प्राणियों में क्या है कि जो इनकी जो कोशिका है, इनकी जो सेल है, ये क्या किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है तथा उन ऊतकों की सहायता से शारीरिक क्रियाएं संपन्न होती है। जो ऊतक है उससे सारी की सारी क्रियाएं संपन्न होता है। शरीर में जो भी काम होती है वो ऊतकों से किया जाता है। यह प्रकार कोशिका ऊतक स्तर संगठन, यह प्रकार क्या है, कोशिका ऊतक स्तर संगठन होता है। उदाहरण है आंतरगुहीन संघ के प्राणी। तो एग्जाम्पल क्या है, आंतरगुहीन संघ के प्राणी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, पेशी स्तर संगठन। जो पेशी स्तर संगठन होते हैं जो पेशियों से बने होते हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया, साइकन। तो साइकन का ये भाग है, ये भाग को इस तरीके से दिखाया गया। इसमें क्या है, कंटिका है, एमीबोसाइट्स है, ऑस्टियन है, अजैविक भाग है, और ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, कॉलर पेशी। चपटे कृमि प्राणियों में ऊतक अवयव स्तर संगठन पाया जाता है। चपटे कृमि में क्या पाया जाएगा, ऊतक अवयव स्तर संगठन पाया जाता है। इनमें कुछ ऊतक एकत्रित होकर के निश्चित अवयव तैयार करते हैं। इसमें के ऊतक क्या करते हैं, एक निश्चित अवयव तैयार करते हैं, परंतु संपूर्ण अवयव संस्थान का विकास नहीं हुआ होता है। लेकिन इसमें पूरी तरीके से इसका विकास नहीं हुआ होता है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है कोशिका ऊतक संगठन के कुछ प्राणी दिया है, ये जेलीफिश और ये है चपटे कृमि वाले प्राणी है, प्लेनेरिया। देखो यहाँ पे प्लेनेरिया है, ये जिस तरीके से
रिबिन होता है, रिबिन की तरह होता है। यहाँ पे इसके मुख है, नेत्र बिंदु है, अन्ननलिका, जठरवाहिनियां, गुहा है, अधर तंत्रिका रज्जु है और इसका नाम क्या, ये इस तरीके से हमको दिखता है। अब हम लोग देखते हैं प्राणियों में, अब मनुष्य आ गया, ठीक है। नीचे मानवीय शरीर रचना दिखाई गई, उसका नाम निर्देशित कीजिए। मानवीय शरीर में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? ये क्या है? ये हमारा मस्तिष्क है, ये मुंह है, ये हार्ट है, ये लीवर है, ये अमाशय है, ये किडनी है, हाथ है, स्नायु है, पैर है। तो इस तरीके से जो हमारा शरीर बना हुआ है, हमारे शरीर की जो रचना है, ये इसी तरीके से है। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी तक हमारे द्वारा किए गए अध्ययन में रचनात्मक संगठन के 4 प्रकारों से बचे सभी प्राणियों के अवयव संस्थान स्तर संगठन होता है। अभी तक हमने क्या की देखा कि रचनात्मक संगठन के 4 प्रकारों से बहुत सारे अवयव संस्थान स्तर संगठन है, जिनमें से विशिष्ट कार्य के लिए अनेक अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी काम करने के लिए, जैसे हार्ट, ये दिल, हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड को, जो ब्लड है, ब्लड को पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। लीवर क्या काम करेगा? फेफड़े क्या काम करेंगे? सांस लेने का काम करेगा। मस्तिष्क क्या करेगा? सोचने का काम करेगा, वर्क करेगा। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, हमारे जितने भी अंग हैं, ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई भी काम करने के लिए सभी अंगों का सहायता लिया जाता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तभी वो काम कर पाते हैं। उदाहरण है मानव, मेंढक इत्यादि, मतलब जो सजीव है। अभी इसकी शारीरिक सममिति देखो। शारीरिक सममिति का मतलब क्या हो गया? बॉडी सिमेट्री। यहाँ पे देखोगे मानवीय शरीर, जो मनुष्य का शरीर है, और स्पॉन्जिला की आकृति लीजिए। आकृति में दिए गए शरीर के विशिष्ट अक्ष को लेकर के काल्पनिक रेखा खींचने का प्रयत्न कीजिए, जिसके कारण आपको 2 समान भागों में प्राप्त होंगे। आपको क्या दिखाई देगा? जिस तरीके से देखो, ये मनुष्य की बॉडी है। अगर मनुष्य के बॉडी को हम ये बीच में से इस तरीके से इसको कट कर देते हैं, हाँ, 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिए, तो जो भाग उसके इस साइड में दिखेगा वही भाग हमको हमारे इस साइड में भी दिखता है। ऐसे दिखेगा ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे कान है, यहाँ पे कान है, यहाँ पे आंख है, यहाँ पे आंख है। नाक में भी देखा जाएगा तो हाफ इस साइड चले जाता है, इस साइड चल, मुंह भी हाफ इस साइड चले जाता है, इस साइड चले जाता है। शरीर की बनावट भी आधा 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 इस तरीके से जाती है। पैर भी यहाँ पे 2-2 हो गए, हाथ 2-2 हो गए, इसी तरीके से हमको दिखाई देती है। प्राणियों के शरीर के विशिष्ट अक्ष को लेकर के काल्पनिक रेखा खींचने पर शरीर के 2 समान भाग होते हैं। शरीर के कितने भाग होंगे? 2 भाग होंगे या नहीं? इस गुणधर्म पर आधारित प्राणियों के शरीर के विविध प्रकार होते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को लेकर के वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले असममिति शरीर, और दूसरा है अरीय सममिति, और तीसरा है द्विपार्श्व सममिति। तो देखो यहाँ पे, तो द्विपार्श्व में क्या है? जैसे बकरी हो गया, मनुष्य हो गया। मनुष्य का तो हमने देख लिया। बकरी को भी अगर हाफ से ऐसे कट करोगे तो क्या करेगा कि 2 पार्ट्स में बराबर बराबर डिवाइड होगा। और अरीय सममिति में क्या होगा? जो ये पार्ट है, ये इसके पीछे दिखेगा, इसके यहाँ पे दिखेगा, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अरीय सममिति को थोड़ा सा ध्यान देना। और ये क्या होता है? असममिति शरीर। असममिति शरीर का मतलब क्या हो गया? असममिति शरीर का मतलब क्या हो गया? इसको अगर हम बीच में से कट करते हैं, चाहे इधर से कट करोगे चाहे इधर से कट करोगे, तो ये बराबर भागों में नहीं जाएगा, 2-2 भागों में नहीं जाएगा, कहीं से भी कैसे भी कट जाएगा। यहाँ पे दिया है, इस प्रकार के शरीर के संबंध में ऐसा कोई अक्ष नहीं होता है कि जिसमें रेखा खींचने पर शरीर 2 समान भाग में हो सके। इसमें अगर कट करते हैं तो 2 समान भागों में डिवाइड नहीं होता है। थोड़ा बहुत क्या बहुत फर्क होता है। जैसे इसका दिया कुछ प्रकार के स्पंज, अगर हम स्पंज को देखते हैं तो ये इसी तरीके से दिखाई देता है। अरिसममिति में क्या होता है? इस प्रकार के शरीर को बीचों बीच मध्य के अक्ष में जोड़े जाने वाले किसी प्रतल में काल्पनिक रेखा खींचने पर 2 समान होते हैं। जैसे किसी प्रतल में अगर हम काल्पनिक को खींचते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 पार्ट इसमें बनाया गया है। तो इसके अपोजिट साइड में ये रहेगा, इसके वाले में ये रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है वो ये पार्ट के सममिति होता है। इसका उदाहरण है हाइड्रा, सितारा मछली। इन प्राणियों के शरीर के संबंध में मध्य अक्ष से खींचे जाने वाले
5 भिन्न भिन्न प्रतल होते हैं। कितने होते हैं? 5 भिन्न भिन्न प्रतल होते हैं, जिसके कारण 5 भिन्न भिन्न पद्धति से रेखा खींचने पर 2 समान भाग प्राप्त हो सकते हैं। इसमें क्या होता है? 2 समान भाग प्राप्त हो सकते हैं। अब द्विपार्श्व मतलब जो मनुष्य वगैरह आ गए उसमें, इस प्रकार के शरीर में एक ही अक्ष होता है। इसमें कितना अक्ष होता है? एक ही सेंटर पॉइंट होता है कि केवल उसी अक्ष में काल्पनिक रेखा खींचने पर समान 2 भाग में विभाजित हो जाते हैं। 2 भाग में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कोई कीटाणु हो गया, कीटक हो गया, मछली हो गया, मेंढक हो गया, पक्षी हो गया या मानव हो गया। ये सब में अगर बीच में से अगर हम खींचते हैं तो 2 भागों में ये डिवाइड होता है। अब है आद्य स्तर और जनन स्तर। आद्य स्तर और जनन स्तर में क्या है? देखो, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय में 2 स्तर होगा या 3 स्तर होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या है? ये गोल है, फिर यहाँ पे और एक राउंड है, ये एक राउंड है। ये एक्चुअल में क्या है यहाँ पे देख लेते हैं पहले। द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय, आद्य स्तर और जनन स्तर में भी द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय के भी इसको बीच में से कट किया गया है, तो इस तरीके से हमको दिखता है। बहुकोशिकीय प्राणियों के संदर्भ में उनमें भ्रूण अवस्था में वृद्धि के शुरुआत के समय, मतलब जब उनमें भ्रूण अवस्था बनती है, कोशिका का आद्य स्तर तैयार होता है। कोशिका का क्या होता है? आद्य स्तर तैयार होता है, तथा उस आद्य स्तरों से ही प्राणियों के शरीर के विविध ऊतकों का निर्माण होता है। और ये जो आद्य स्तर होते हैं उसके ही कारण ही क्या होता है? विविध ऊतकों का निर्माण होता है। कुछ प्राणियों में केवल 2 ही आद्य स्तर होते हैं। कुछ प्राणियों में क्या होता है? 2 आद्य स्तर होते हैं। पहला 2 आद्य स्तर में क्या है? एक बहिर्जनन स्तर और है आंतरजनन स्तर। तो आंतरजनन स्तर का मतलब क्या हो गया? ये वाला पार्ट जो अंदर पिंक कलर दिख रहा है। हाँ, ये पिंक वाला क्या है? आंतरजनन स्तर है। और जो ब्लू वाला है ये बाहर है, इसलिए ये क्या है? बहिर्जनन स्तर है। तैयार होते हैं सभी आंतरगुहीन सेलेंट्रेटा। तो अधिकतर प्राणियों में 3 आद्य स्तर और उपर्युक्त के 2 के अतिरिक्त मध्य स्तर होता है। जो आंतरगुहीन है और सेलेंट्रेटा है, इसमें क्या होता है? 3 स्तर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। जो ये बीच का स्तर होता है जो हल्का पिंक दिख रहा है, ये क्या होता है? मध्य स्तर। अब हम लोग देखते हैं देहगुहा। शरीर भित्तिका और आंतरिक अवयव, इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले रिक्त जगह को देहगुहा कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये एक प्रकार का समझ लो कीड़ा है। हाँ, उसको बीच में से कट किया। कट करने के बाद में देखो यहाँ पे भी बहिर्जनन स्तर है, बाहर है, ठीक है। ये सबसे अंदर क्या? अंतर्जनन स्तर है। और यहाँ पे बीच में क्या है? मध्य स्तर है। मध्य स्तर के बीच में देखो ये पार्ट क्या है? ये पार्ट देखो खाली खाली दिख रहा है। इसमें भी अगर देखोगे तो बहिर्जनन स्तर है, अंतर्जनन स्तर ये येलो वाला है, और मध्य जनन स्तर क्या हो जाएगा? येलो और बहिर्जनन स्तर के ब्लू के बीच में है मध्य स्तर। और जो खाली पार्ट है वो क्या हो जाएगा? देहगुहा हो जाएगा। रिक्त जगह को क्या कहा जाता है? देहगुहा कहते हैं। बहुकोशिकीय प्राणियों में भ्रूण अवस्था में वृद्धि के दरमियान मध्य स्तर से आंतों से देहगुहा बनती है। तो इनके क्या कहते हैं? मध्य स्तर जो है वहां से क्या करती है? देहगुहा बनती है। इस प्रकार की देहगुहा सखंड कृमि संघ के प्राणी और उसके बाद सभी संघों के प्राणियों के शरीर में होती है। ये क्या किसमें होता है? सखंड कृमि संघ के प्राणियों में होता है। इस प्रकार के प्राणियों को सख्त देहगुहा वाले प्राणी कहते हैं। छिद्रधारी प्राणी, इसमें क्या है? छिद्रधारी प्राणी, आंतरगुहीन निडारिया संघ के प्राणी, चपटे कृमि वाले संघ के प्राणियों के शरीर में देहगुहा नहीं पाए जाते हैं। ये ध्यान देना कि जो सखंड कृमि संघ होते हैं उसमें देहगुहा पाया जाता है, और छिद्रधारी प्राणी, अंतर्गुहीन प्राणी संघ के प्राणी, चपटे कृमि वाले संघ के प्राणी में देहगुहा नहीं होती है। इस प्रकार के प्राणियों को देहगुहाहीन प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणी को क्या कहा जाएगा? देहगुहाहीन, मतलब इनमें देहगुहा नहीं पाई जाती है। गोल कृमि प्राणी के शरीर में देहगुहा होती है, परंतु वह ऊपर बताए गए पद्धति से तैयार नहीं होती है, इसलिए उसे नकली देहगुहा वाले प्राणी भी कहते हैं। जो गोल कृमि वाले प्राणी होते हैं उनमें देहगुहा होती है, लेकिन इस तरीके से नहीं तैयार होता है, इसलिए उसको नकली देहगुहा वाले प्राणी कहा जाता है। अब है खंडी भवन। यदि प्राणियों के शरीर के छोटे छोटे समान भागों में विभाजित हुआ, जैसे ये प्राणी है, प्राणी को 2 समान भागों में विभाजित कर दिया गया है, तो इसी प्रकार के शरीर रचना को क्या कहा जाएगा? खंडी भवन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? खंडी भवन कहा जाता है। तो प्रत्येक छोटे भाग को खंड कहते हैं। जो
छोटे छोटे भाग रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, खंड कहा जाता है। सखंड कृमि संघ का प्राणी है होता है केचुआ। अब केचुआ में कैसा मिलेगा, ये बहिर्जनन है, ये अंतर्जनन स्तर है और ये मध्य स्तर है। तो आप लोगों को जितने भी इसमें प्राणियों का दिया गया है सब में क्या क्या याद रखना है, बहिर्जनन स्तर है, मध्य स्तर है और अंतर्जनन स्तर सब में है। और जिसके बीच में अगर खाली जगह रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, देह गुहा वाला हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसको फिर से देखते हैं। जो हमारा जगत है, जगत में क्या है, प्राणी जगत, कोशिका, भित्तिहीन बहुकोशिकीय प्राणियों का दो टाइप में डिवाइड किया गया, कोशिका स्तर शरीर संगठन और उत्तक अंग संस्थान स्तर शरीर संगठन। तो कोशिका स्तर में क्या है, असममिति शरीर है और इसमें क्या है, अरीय सममिति शरीर और द्विपार्श्व सममिति शरीर। तो कोशिका स्तर के में देखेंगे असममिति शरीर किसका किसका है, छिद्रधारी प्राणियों का है, ठीक है। और उत्तक स्तर में दो पार्ट है, अरीय सममिति शरीर और द्विपार्श्व सममिति शरीर। तो अरीय सममिति शरीर में कौन कौन से आ जाते हैं, आंतरगुहीन आता है। द्विपार्श्व सममिति शरीर में कौन कौन से हैं, देह गुहाहीन, मतलब देह गुहाहीन जिसके अंदर देह गुहा नहीं होता वो शरीर, उसके अंदर है चपटे कृमि। और नकली देह गुहाहीन शरीर में है गोल कृमि। और बाकी जितने भी हैं सब में गुहा वाला शरीर पाया जाता है, मतलब इसमें गुहा खाली जगह होते हैं। तो गुहा खाली जगह कौन कौन सा होता है, संधिपाद प्राणी है, मृदुकाय कवचधारी प्राणी है, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी है, समीर रज्जु मंद प्राणी है और संपृष्ठ रज्जु प्राणी है। तो इसको इसी तरीके से हम लोग ये चार्ट को याद कर लेंगे। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें।